मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी साइकोलॉजी क्लास चली हुई थी। सीटेट का पेपर 2012 का हमने शुरू किया हुआ था। 17 क्वेश्चन हमारे इससे पहली वीडियो के अंदर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो स्टूडेंट्स, जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, जिसका नाम सूझ का सिद्धांत भी है, सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। किसने स्टूडेंट? गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। और गेस्टाल्ट में आपका वर्दीमर, कोहलर और कोफका, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, ये तीनों आपके जो नाम हैं वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंदर ही आते हैं और गेस्टाल्टवाद के अंदर ही आते हैं। तो जहाँ भी आपका अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का, सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहाँ आपका आंसर होगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। या नाम पूछें तो कोहलर, कोफका, वर्दीमर। लेकिन पावलोव ने यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं दिया था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने विकास की अवस्था को 4 में बांटा था। लेव वागोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, जहाँ पर अधिगम के साथ सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग बच्चे को बांटा गया है वागोत्स्की महोदय के द्वारा, और विकास की अवस्था को बांटा गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषता। देखो स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन आपका पियाजे महोदय से है, पियाजे से चौथा क्वेश्चन कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान की गई है। तो बौद्धिक विकास बुद्धि के अकॉर्डिंग 4 प्रकार बांट रहे हैं, संज्ञान के अकॉर्डिंग बच्चों को 4 अवस्थाएं बांटी है, तो वो आपके पियाजे महोदय तो हैं, जिन्होंने संज्ञान के विकास को, विकास के सिद्धांत को बच्चे की बुद्धि के अकॉर्डिंग बांटा है, मध्य के विकास के अकॉर्डिंग बांटा है, तो वो आपके पियाजे महोदय हैं। बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाएं पियाजे ने दी थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। बता दिया मैंने आपको, संवेदी, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चौथा क्वेश्चन है, पियाजे आपके बहुत जरूर सक्रिय हो जाते हैं। मैंने अलग से वीडियो भी डाली हुई है पियाजे के ऊपर, पूरा कंसेप्ट, क्या क्या नाम है, इसके अलावा भी उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है, ये सारा अलग से वीडियो के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी चारों ऑप्शंस में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो आपका चारों में से किशोर अवस्था, कि किशोर अवस्था के अंदर ही बच्चा अपने समवयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। ए इज राइट आंसर, किशोर अवस्था। नेक्स्ट आपका, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को इनमें से कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को अग्रोन्मुखी, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए स्टूडेंट्स। सेकंड राइट आंसर अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास भ्रूण अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जब कभी समाप्त ही नहीं होगा तो इस प्रकार का सिद्धांत कहलाएगा विकास का निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बी इज राइट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत कहलाएगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया के केस में। बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञान विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे को एक संज्ञान विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बच्चे के संज्ञान विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही आपका राइट आंसर होगा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कि बच्चा बुद्धिमान है, गिफ्टेड है, सृजनात्मक है, इनमें से कौन सा उसका लक्षण नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, रटंत प्रक्रिया जो होती है, पाठ्य पुस्तक की प्रक्रिया जो होती है, सूत्र याद करने जो होते हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। याद करना, कंठस्थ करना, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। इसलिए जहाँ पर रटंत की बात आ जाती है, रटंत ही आपका नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर नेगेटिव ही पूछा हुआ है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो नहीं यहाँ पर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करेगा, रटने की क्षमता रखेगा, वही बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ए आपका सही होगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करेगा, रटेगा, वो नहीं होना चाहिए आपका। अगर वो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण पूछता कि कौन से इनमें से हो सकते हैं, तो आपके कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखेगा, बिल्कुल सही है। वह जो अमूर्त रूप से सोचेगा, बिल्कुल सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करेगा, ये भी सही है। तो देखो, बुद्धिमान बच्चे के लक्षणों में आपका तीनों आएंगे, रटने वाली प्रक्रिया नहीं आएगी। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ए है। और अगर बुद्धिमान बच्चे के लक्षण पूछता, फिर आपके बाकी तीनों ऑप्शन सही होते कि वह जो प्रभावपूर्ण तरीके से परिमित करने की क्षमता रखेगा, या वह जो अमूर्त रूप से सोचेगा, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका डैश को एक प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। इन चारों में से कौन से पॉइंट को, कौन से बिंदु को आप एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक मानोगे? क्या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को मानोगे? क्या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य मानोगे? या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना? देखो, जब कक्षा के अंदर कोई भी बच्चा बार बार क्वेश्चंस पुट कर रहा है, तो वो बच्चा क्या है? मोटिवेटेड है, विप्रेरित है। और वो शिक्षण की कक्षा भी कैसी मानी जाएगी? आपकी अभिप्रेरित शिक्षण माना जाएगा। अगर बच्चा कक्षा के अंदर बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ही अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना गया है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ही एक अभिप्रेरित शिक्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखो, नहीं पूछा हुआ है कि समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध ना रखे, तो वो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ही आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं आता। ये चीज़ शारीरिक के अंदर आती है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालेगा, तो एक शरीर की गतिविधि होगी, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक का इससे कोई लेन देन होगा। तो इसलिए आपका सी राइट आंसर होगा कि भी बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से निकालने का कोई संबंध नहीं होगा। क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण किससे संबंध रखेगा? कि जो मन का मानचित्रण है, इसको हम माइंड मैपिंग बोलते हैं। माइंड मैपिंग किसके साथ संबंध करेगा? इन चारों में से माइंड मैपिंग से कौन सा रेफर्स करता है, कौन सा संबंध करता है? तो वो आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जब बच्चा मन की क्रियाशीलता पर रिसर्च करता है माइंड मैपिंग पर, माइंड के फंक्शंस पर, तो वह आपकी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान ही मन का मानचित्रण कहलाएगा। तो मन का मानचित्रण क्या कहलाएगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना ही आपका विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा? ए इज राइट आंसर।
असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे में किस प्रकार की असमता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना मेथड यूज़ करोगे तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव आपकी लर्निंग होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका देखो स्टूडेंट्स 5वां छठा क्वेश्चन आपका पियाजे में फिर आ जाता है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। 5वां क्वेश्चन है पियाजे का। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये आएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष, क्योंकि मूर्त आपकी जो होती है 7 से 11 होती हैं, तो इसलिए आपका ए इज राइट आंसर 7 से 11 वर्ष। और साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, कि 4 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, कौन सा बिंदु ऐसा होगा जिसमें शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होगा, विकास होगा। तो वो है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना ही आपका एक सृजनात्मकता का पोषण करने का उदाहरण होगा स्टूडेंट्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का। मैथमेटिक्स सेकंड टॉपिक है, मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं हम। देखो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन आपका भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश तो समान है, जैसे 3/5 होगा, 3/7 होगा। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश तो समान है तो 7 5 से बड़ा है, तो इनमें से 3/7 और 3/5 में से कौन सा बड़ा होगा। क्योंकि जो रोहित है उसने ये चीज़ देख लिया कि भी इसका अंश तो समान है, 3 तो समान है, नीचे एक में 5 और एक में क्या है 7 है। तो रोहित की प्रतिक्रिया थी कि अंश तो समान है तो 7 5 से क्या है बड़ा है। क्या 3/7 और 3/5 में से कौन सा बड़ा है। तो देखो स्टूडेंट्स रोहित जो बच्चा है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा के बारे में नहीं समझता। रोहित डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो रोहित तुल्य भिन्नों की धारणा के बारे में नहीं जानता, इसीलिए वह ऐसी गलती कर रहा है। तो ए इज राइट आंसर, रोहित तुल्य भिन्नों की धारणा को नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माचिसों की तीलियों से बने इस पैटर्न की जांच कीजिए। तो माचिस की तीलियों से बना ये पैटर्न आपका पहले चरण में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, इस प्रकार से अगर हम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे तो देखो 2 4 6, पहले में आपकी 6 हैं, अगले में आपकी 6 7 8 9 10 है। तो इस प्रकार से पैटर्न बढ़ता रहेगा। तो आप an का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, a + n-1d, या sn का भी निकाल सकते हैं, n/2 2a + n-1d। तो इससे आपका आंसर आएगा यहाँ पर 62। 15वें चरण के अंदर आपकी जो तीलियों की संख्या होगी वो होगी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए एक शिक्षक को डैश से शुरुआत करनी चाहिए, कि जैसे हमने बच्चे को समझाना है कि ये आपका फ्रैक्शंस का कंसेप्ट ऐसा है और बच्चा फ्रैक्शन के कंसेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ सके, तो बच्चे को कौन सी आपको मेथड यूज़ करना चाहिए। उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान कराना। देखो बच्चे को जब भी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ाओगे, आसपास की वस्तु द्वारा पढ़ाओगे, तो बच्चा उसको अच्छी प्रकार से सीख सकेगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकेगा। तो उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान कराने से बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सीखेगा स्टूडेंट्स। तो बी इज राइट आंसर। देखो स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी इकाई आपकी इन चारों ऑप्शंस में से सही होगी। देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें इस इकाई का 3/4 है, तो 1.5 कौन सा होगा। तो 1.5 इसमें से आपका होगा 4th, क्योंकि 1.5 3/4 में से हाफ, 3/4 में से फिर हाफ, इस प्रकार से पैटर्न होगा। तो आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से संनिग्ध 1000वां भाग पूछा हुआ है, तो 1000वां मान जो आपका होगा वो होगा, क्योंकि देखो 5 से बड़ी संख्या आपकी 1000 में निकालनी है, 1000 का संनिग्ध मान
राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ थाउजेंड्स, तो इसलिए आपका बी राइट आंसर होगा 50,000। क्या होगा स्टूडेंट्स? 50,000 होगा। इनमें से कौन सी महत्तम संख्या है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका स्केयर का स्केयर है, 2 + 2 का स्केयर और पूरे का स्केयर। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो इसका आपका ए इज राइट आंसर, 2 + 2 का स्केयर और उसका भी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तु लुढ़कती है, फिसलती है, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करनी है। बच्चों को उनके आकार देखने में, समझने में, कैसे कुछ वस्तु लुढ़कती है, कैसे फिसलती है, ये सहायता करनी है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझ आते हैं कि शिक्षक की सहायता कैसे करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निदर्शन से संपूर्ण चर्चा विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को, उनके कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अगर हम बच्चे को गाइडेंस देते हैं, डिस्कशन करते हैं क्लास के अंदर, चर्चाएं करते हैं बच्चों के साथ, तो संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को कंसेप्ट के साथ, संकल्पना के साथ बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। तो इसलिए आपका ए राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो यह परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कि बच्चे का ज्ञान दैनिक जीवन से जोड़े ताकि वह ज्ञान रोचक बन सके, स्थायी तक याद कर सके, लॉन्ग टर्म तक बच्चा याद कर सके। एनसीईआरटी कक्षा 4 में गणित की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के शीर्षक लेना, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, तो ये दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है और कुछ सेबों का 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ये माइनस करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों से कितना अधिक होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 किलोग्राम 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना डैश शामिल होता है। तो गणित करने की युक्ति के रूप में क्रियाकलाप आधारित उपागम करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम करना ही सवाल हल करने में शामिल होता है। क्रियाकलाप आधारित उपागम सवाल हल करने में शामिल होगा स्टूडेंट्स, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए इन कारणों में से कौन सा क्रम में लगाए। तो चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका सी आएगा, कि भाई 2D आकारों को छांटा जाए, उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान किया जाए, उसके बाद 2D आकारों की भुजाएं, उनके शीर्ष, उनके विकर्णों की गणना करवानी चाहिए बच्चे को, और उसके बाद लास्ट में आएगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन भी करना चाहिए बच्चे के सामने, सहज बुद्धि से वर्णन करना, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का स्टूडेंट्स, यदि एक ऑपरेटर प्लस को इनमें से परिभाषित किया जाए, यानी कि प्लस को इस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, तो n+8 का मान क्या होगा। अगर हम इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, 4 के बाद 5 के बाद 6, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे 8 तक, फिर 6 से स्टार्ट करेंगे 9 तक, एक नंबर बढ़ता रहेगा, तो इस प्रकार से आपका n+8 का मान होगा n+36 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि स्टेट वाले बच्चों की हेल्प हो सके। हमारे क्वेश्चन यहाँ 42 हो चुके हैं 2 वीडियो के अंदर 2012 का CTET का। थैंक यू स्टूडेंट्स।